आपको वो द वायर वाला केस याद है? इसी वर्ष की बात है जब द वायर के कथित पत्रकार ओमर राशिद पर रिपीटेड सेक्सुअल और मेंटल अब्यूज के साथ ही रेप टॉर्चर के आरोप लगे थे। द वायर में कोई इंटरनल इंक्वायरी होनी थी, पर अब तक उस विषय में आगे कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको मीना कंडास्वामी का केस भी याद होगा, जब उन्हें जेएनयू में किसी ने मोलेस्ट किया था। दोनों ही चुप रहीं, अपने अब्यूसर को बचाती रहीं, अपने सम्मान को गिरवी रख विलिंगली पॉलिटिकल करेक्टनेस को चूज करती रहीं। कंडास्वामी ने इसलिए आवाज नहीं उठाई क्योंकि उनका अब्यूसर का बॉस एक ब्राह्मण था, और ओमर राशिद पर जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने इसलिए आवाज नहीं उठाई ताकि कोई हिंदुत्व ब्रिगेड वाला एक कश्मीरी मुसलमान को विलिफाई ना कर दे। अजीब बात है ना, खुद से पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस याद आ जाता है। लेकिन यहाँ बात केवल पॉलिटिकल करेक्टनेस की नहीं बल्कि विक्टिम्स के साइक की है, खासकर स्टॉकहोम सिंड्रोम की। लेकिन आज अचानक मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहाँ से याद आ गया? तो मनीष तिवारी को देखकर याद आया, वही कांग्रेस के वेटरन नेता जिन्हें आजकल कांग्रेस ने देशभक्ति के चक्कर में दरकिनार कर रखा है। एक तो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कुछ भी इंडियन या नेशनल हित में हो तो इन्हें पहले दिक्कत होती है। इतना दुखता है कि कोई डॉक्टर भी इलाज ना कर पाए। खैर, मनीष तिवारी को देखकर स्टॉकहोम सिंड्रोम का क्लासिक केस याद आता है। कैसे, वो आगे एलैबोरेट करूंगी, लेकिन पहले स्टॉकहोम सिंड्रोम होता क्या है ये आपको मैं संक्षेप में बता देती हूँ। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम कोई मेंटल इलनेस नहीं बल्कि एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अक्सर इस कोपिंग मैकेनिज्म में विक्टिम अपने कैप्टर या अब्यूसर को डिफेंड करने लगता है, उसके प्रति फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं, जैसे लॉयल्टी, एम्पैथी, अटैचमेंट या कभी कभी तो प्यार भी। अक्सर ये केस सेक्सुअल या ट्रॉमा अब्यूज विक्टिम्स में देखा जाता है, जब वो अपने अब्यूसर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसके आगे जो भी हम बात करेंगे वो एक विश्लेषण के रूप में देखा जाए, ना कि फैक्ट्स के रूप में। हम बस कुछ नेताओं के एक्शंस को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। द पैम्फलेट किसी भी रूप से इस बात को क्लेम नहीं करता कि कोई भी नेता या व्यक्ति को यह सिंड्रोम हो ही। Now back to the video. Victims change but the perpetrators don't. यहाँ पर perpetrator है कांग्रेस और उनकी हरकतें, और विक्टिम है उनके ही नेता। मनीष तिवारी आज देश हित में बोलने के लिए शशि थरूर की तरह उसी पार्टी से दरकिनार किए जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत ट्रॉमा का दरकिनार किया था। उनके पिता प्रोफेसर वीएन तिवारी, एक लेखक, एक राष्ट्रवादी, को 1984 में खालिस्तानी आतंकियों ने गोली मार दी थी। मेरे पिताजी की हत्या उनके विचारों के कारण हुई, और उस दिन मैंने सिर्फ एक पिता नहीं, एक दिशा खो दी। ये कहना था मनीष तिवारी का। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय? पहले भिंद्रावाले को पालना, फिर गोलियों से उसे मिटाना, और फिर सड़कों पर सिखों का नरसंहार। ये सब उसी पार्टी के शासन में हुआ, और आज मनीष तिवारी उसी पार्टी में चुपचाप टिके हैं। उन्होंने अपनी किताब में यूपीए की कायरता की आलोचना की, पर असली नामों से कभी पर्दा नहीं उठाया। शायद इसलिए कि उनका गुस्सा भी अब आइडियोलॉजी की लॉयल्टी में घुस चुका है। वहीं अगर मैं उपकाल के दिवंगत प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी की बात करूं तो उनका जीवन भी ट्रॉमा से भरा था। मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द पहले मन में माप कर, तोल कर फिर बाहर आया हो। लेकिन उस नरमी के पीछे एक भूचाल है, एक ऐसा बचपन जो पाकिस्तान के गांव गाह में शुरू हुआ और विभाजन की लपटों में जलकर अमृतसर आ गिरा। मैं 13 साल की उम्र में शरणार्थी बन गया था, हमने सब कुछ खो दिया। ये उनके अपने शब्द हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो विभाजन किसने स्वीकारा था? वो कौन था जिसने जिन्ना को बार बार मनाने की कोशिश की और अंत में एक ऐसा समझौता किया जिसमें आम इंसानों की कोई कीमत नहीं थी? जब सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया तब भी, और जब पूरे 10 साल तक उन्हें कठपुतली बनाकर रखा गया तब भी, ये चुप्पी कोई सजनता नहीं, ये शायद वही कोपिंग मैकेनिज्म है जिसे अक्सर स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। बंटवारे की बात हो और हम कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ना करें, ऐसा हो सकता है? तो खड़गे का स्टॉकहोम सिंड्रोम आज भी उनके बयानों में देखा जा सकता है। अपनी पार्टी जो मुस्लिम लीग से बनी थी उसके बचाव में आज भी बेतुके बयान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि खड़गे का घर बचपन में रजाकारों द्वारा जला दिया गया? बंटवारे के बाद जब 1948 में हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट हुआ तब निजाम के रजाकारों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद की सच्चाई हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं। इन्हीं मजहबी दंगों में खड़गे जो एक दलित हिंदू हैं उनका घर जला दिया गया और उनके पिता की हत्या कर दी गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे पिताजी को मार दिया गया, हमारा घर जला दिया गया, पर मैं नफरत लेकर बड़ा नहीं हुआ।
अच्छी बात है अगर आपने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लिए झूठ तो मत बोलिए। खड़गे जी संसद में कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने देश को बांटा, मगर देश को बांटने की बात सबसे पहले किसने की थी? सावरकर ने की थी। उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत रखा था, ना कि कांग्रेस ने। अब खड़गे भी जानते हैं कि यह सरासर झूठ है। सावरकर अखंड भारत के हितैषी थे और ना ही उन्होंने कभी 2 नेशन थ्योरी की बात कही। वे बंटवारे के खिलाफ थे, जिसे कांग्रेस ने अपनाया था और जिन्ना ने प्रपोज किया था। खड़गे ने ऐसे कई स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कांग्रेस के पापों को धोने का काम करते हैं। जिम्मेदारी किसकी है ये सब जानते हैं, लेकिन आज आप उसी कांग्रेस में अध्यक्ष बन बैठे जो दलितों को केवल सिंबॉलिक पद देती है, असली शक्ति नहीं। खड़गे बस नाम के प्रेसिडेंट हैं, रिमोट अब भी 10 जनपद के हाथ में है। स्टॉकहोम सिंड्रोम सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, संस्था को भी जकड़ लेता है। वहीं अगर कपिल सिब्बल की बात करूं तो झेलम से दिल्ली आए सिब्बल परिवार ने अपनी जिंदगी फिर से बनाई और फिर कपिल सिब्बल ने अपना करियर उस पार्टी में समर्पित कर दिया जिसने कभी भी पार्टीशन के दर्द को न्याय नहीं दिया। हम पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे, पिताजी ने सब कुछ फिर से खड़ा किया। पर जब कांग्रेस ने सीएए का विरोध किया, एनआरसी का मजाक उड़ाया, तब सिब्बल जैसे नेता चुपचाप खड़े रहे, जैसे इतिहास की कोई किताब ही ना हो। एक रेफ्यूजी जो रेफ्यूजीज के हक में नहीं बोलता, शायद यही तो है वो साइकोलॉजिकल कैप्चर जिसका नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस लिस्ट में अजय माकन भी हैं और योगेंद्र सलीम यानी योगेंद्र यादव भी हैं, जिन्हें अपना नाम त्यागना पड़ा था, लेकिन आज भी वे उसी कांग्रेस की विचारधारा के पैरोकार बन रहे हैं जिन्होंने पार्टीशन के बाद की आग को कभी बुझाया ही नहीं, वो आग जिसमें उनका नाम जल गया था। यह सब तो है ही, लेकिन कांग्रेस के सदाबहार युवा नेता को कैसे भूला जाए। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और हिस्ट्री में ना जाते हुए भिंद्रावाले की हत्या के बाद आपकी दादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ, आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जब 2014 में आपको अर्नब गोस्वामी ने साफ साफ पूछा, आपने पल्ला झाड़ लिया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के पिता की एलटीटी टेररिस्ट ने हत्या कर दी। आज उसी संगठन के लिए सहानुभूति रखते हैं। निंदा नहीं, नाराजगी नहीं, बल्कि मैं समझता हूं उन्होंने अपने कारण से ऐसा किया है जैसा संवाद। आप सोचिए ये कौन सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है? ये तो सीधा सीधा स्टॉकहोम सिंड्रोम है जिसने आपके सामने आपके पिता को मार डाला। आप उसके मोटिव को जस्टिफाइबल परसेप्शन बोलते हैं। देखा जाए तो कांग्रेस अब केवल एक पार्टी नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां आपसे आपकी यादें, आपके जख्म, आपकी आत्मा गिरवी रखवा ली जाती है और बदले में पद, शक्ति या एक झूठी नैतिकता दे दी जाती है। विक्टिम्स बदलते रहते हैं, परपेट्रेटर्स वही रहते हैं और अब्यूज वो अब सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस या यूनिटी के नाम पर बेचा जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे रिफाइंड रूप आज हमें कांग्रेस के गलियारों में देखने को मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।